हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूँ योगेश भट्ट सर के पास, जिन्होंने 4 टाइम्स मेंस लिखा है, एक बार इंटरव्यू के लिए भी अपेयर हुई है। और भी सर का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर ने वर्किंग के साथ यूपीएससी की है। तो सर से बात करेंगे कि उन्होंने अपनी स्टडी को किस तरीके से मेंटेन किया और अब वो क्या कर रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और आपकी जो भी क्वारीज होती है आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है योगेश और आज आप सबका स्वागत है स्टूडेंटो के चैनल पे, जहाँ पे हम आपस में बात करेंगे। ओके सर, तो सबसे पहले आप अपना सेटअप दिखा दीजिए कि आपने कैसे बुक्स वगैरह को मेंटेन कर रखा है। मेरी जो बुक्स हैं देवेंद्र, मोस्टली जो मैं पढ़ता हूँ सब किताबें यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो बुक्स हैं सिर्फ यूपीएससी की नहीं है। अगर स्टूडेंट्स समझें कि इतनी सारी बुक्स यूपीएससी के लिए पढ़ी हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी के सिलेक्टेड बुक्स हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी, ये तो हम गीता बोलते हैं। तो जैसे ये मेरा बुक है, तो इसमें देख सकते हैं आप बुक्स की हालत जैसे एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट की रहती है। हर पन्ना मार्क रहता है, पहली रीडिंग में येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ऐसे पूरी बुक का हर एक चैप्टर आपको ऐसा ही मिलेगा यार। पूरी बुक ऐसे ही आपको रंगी मिलेगी। और ऐसा ये नहीं है कि ये कोई स्पेशल बुक है इसलिए आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आप कोई भी बुक उठा के देखिए, ये है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो इसमें भी आपको ऐसे ही पढ़ा हुआ मिलेगा पूरा डिटेल में। जबकि नॉर्मली ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट कोई भी होगा उसकी सबकी बुक्स आपको इसी तरीके से मिलेंगी। तो ये है। इसके अलावा कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैं एक्स्ट्रा यूपीएससी के अलावा भी पढ़ते हैं हम लोग कई बार, जैसे मेरे सत्य के प्रयोग किताब आपको मिल जाएगी यहाँ पे। फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की जो बुक है हमारी, स्ट्रगल जो है उनका, फ्रीडम टू स्ट्रगल करके। शशि थरूर की बुक है, खलील गिब्रान की बुक है, पुअर इकोनॉमिक्स। ये बुक जो है मैंने अपने इंटरव्यू में भी कोट किया था। ये जो नोबेल विनर रहे थे अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एस्टर डफलो, उनकी बुक है पुअर इकोनॉमिक्स। तो ये सब किताबें कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए भी मैं पढ़ता ही रहता हूँ। जैसे कि आपके पास बहुत सारी बुक्स है, तो कोई मोटिवेशनल बुक्स वगैरह भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हो वैसे? मोटिवेशन बुक, हाँ बिल्कुल ना यार। जैसे ये मेरे पास एक इमेजिनिंग इंडिया एक अच्छी बुक मुझे लगती है। एक बहुत प्यारी बुक है, मैं स्टूडेंट्स को रिफ़र जरूर करूँगा। उसका नाम है डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, अच्छाई की कठिनाइयाँ, हिंदी में है, गुरुचरण दास जी की। वो बुक स्टूडेंट्स को मैं रिफ़र करूँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बुक आपको एथिक्स के पेपर में भी हेल्प करती है। एक कंटेंट, एक डीपनेस आपके करेक्टर में देती है। वो बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। बाकी तो स्टूडेंट देख ही सकते हैं। विवेकानंद की कुछ बुक्स बहुत अच्छी हैं, कोलंबो टू अल्मोड़ा विजेट, और बाकी कुछ किताबें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट के लिए करंट अफेयर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपको लेटेस्ट रिलेवेंट न्यूज़ के साथ हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है आसान एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन T20 डेली करंट अफेयर सीरीज, जो कि रिसेंट टॉपिक पर अपडेटेड रहने में काफ़ी हेल्प करेगा। हर शाम 7:30 पर मंडे टू फ्राइडे आप प्रैक्टिस करें 20 मिनट्स में 20 लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, साथ ही पाएं डिटेल एनालिसिस वाई अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर अतीश माथुर सर एंड आनंद अग्रवाल सर के द्वारा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। साथ ही अगर आप टेस्ट को लाइव देते हो तो आपको अपनी रैंक भी मालूम चल जाएगी। इसमें एनरोल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर आप अपनी कैटेगरी या यूपीएससी गोल सेलेक्ट करिए। देन इसमें फ्री में एनरोल होने के लिए आप स्टूडेंटो कोड का यूज़ कर सकते हो। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? देवेंद्र, मेरा नाम है योगेश और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा हिंदी मीडियम से ही पूरी की है, अपने होम टाउन से। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया बीएससी एग्रीकल्चर, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है ये। फिर उसी समय मेरे को थोड़ा सा रूरल डेवलपमेंट में काम करने का मन किया, तो 2 साल का एक प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, टाटा धान अकेडमी कॉलेज है मदुरई में, तमिलनाडु। तो मैं 2 साल के लिए डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए वहाँ चला गया था। तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। ओके, सो सर, आपने यूपीएससी क्यों चूज़ किया? आप यूपीएससी क्यों करना चाह रहे थे? इसके पीछे थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मैं कह सकता हूँ। देखिए, हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको बताया मेरा डेवलपमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट था। तो 2012 में जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो मेरे को ये था कि आदिवासी इलाके में जाके काम करना है, एकदम डीप जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काम करना है। तब तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ सरकारी सिस्टम में जाना है, मेरे दिमाग में भी नहीं था।
तो मैं आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम एक एनजीओ है जो गुजरात के आदिवासी इलाके में काम करता है। तो मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, मैं उनके साथ जुड़ गया। फिर 3 साल मैंने वहाँ पे आदिवासी इलाके में काम किया। तो जब उनके साथ काम किया, खेती बाड़ी से लगता हुआ, जानवरों से लगता हुआ, महिलाओं के विषय में, शौचालय के विषय में, वो सब काम करते करते मुझे लगा कि यार एनजीओ सेक्टर की एक लिमिटेशन है काम करने की। और अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। वहीं से एक ट्रिगर दबा दिमाग में कि चलिए यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है। तो वहाँ पे कलेक्टर सर थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं इस जर्नी में 2015 में आ गया। ओके, तो सर आप बता सकते हैं कि आपने कौन सी अटैम्प्ट कब दी है, फिर किस तरीके से अपने अटैम्प्ट को कंटिन्यू? हाँ, तो मैं जैसे आपको बोला 2015 के बाद मैंने अपना स्टार्ट किया था 16। तो मैं काफ़ी लेट स्टार्ट किया, जैसे बच्चे 2000 ग्रेजुएशन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में ही तैयारी स्टार्ट करते हैं। मेरा ग्रेजुएशन 2010 में हो गया था, तो 2015 से जाके मैंने यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू किया। ओके, तो आपका जो लेट करने का रीज़न था वो आपने बताया एनजीओ वगैरह? हाँ, मेरा काम जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, तो अब आप बताइए अटैम्प्ट कौन कब? हाँ, तो फिर जो अटैम्प्ट मेरे 16, 17, 18, 19 ये मेरे अटैम्प्ट थे। Yes. और ये था कि जब भी मैंने प्रीलिम दिया था तो क्वालिफाई हो जाता था, तो मेंस लिखने का मौका मिला, लेकिन मेंस मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। तो इस बार जो है मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने इस बार इंटरव्यू भी दिया था, बट इस बार इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ। ओके, सो सर आपने 4 मेंस दिए हैं, तो सर जो मेंस लिखने के बाद आपका मेंस के फाइनल रिजल्ट में नहीं आता था नाम, तो सर वो किस तरीके का डिप्रेशन कह सकते हैं, फिर आप डिमोटिवेट होते थे, तो उस टाइम पे फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल सारे एस्पायरेंट के लिए है। देखिए, इसमें मेरा जो सोच है, जो मेरी पर्सनल फ़िलॉसफी है, वो ये है कि जो जीवन है एक रेलगाड़ी की तरह, एक जर्नी है। और इसमें आपको प्लेटफॉर्म मिलते रहते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे आप उतरते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, चाय पीते हैं, फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं अगले प्लेटफॉर्म के लिए। तो सक्सेस एंड फेलियर ये एक प्लेटफॉर्म है, आप उतरे, आपको अच्छी चाय मिली तो आप रुक गए, नहीं मिली तो अब निकल गए आगे को। तो ऐसे ही मैं सक्सेस एंड फेलियर को भी देखता हूँ। तो मोर इम्पोर्टेंट है कि आप उस प्रोसेस में रहिए, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रोसेस में जुड़े रहिए। प्रोसेस आपको मोटिवेट करता है, वो नॉलेज जो आपको मिल रहा है वो आपको मोटिवेट करता है, वो जो एक भूख होती है कुछ नया सीखने की, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहती है। और वही चीज़ मुझे लगता है सारे एस्पायरेंट्स को मोटिवेट करती है। ओके, सो सर जो आप अटैम्प्ट दे रहे थे, इंटरव्यू दिया फिर आपने, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था इंटरव्यू। दैट वाज वन ऑफ द लाइक, आप कहते हैं ना इसको, आप जीवन भर याद रखते हैं, ऐसी मेमोरीज हैं उस इंटरव्यू की। और ऐसा कुछ वाक्य या ऐसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो जो इंटरव्यू का शेयर करना चाह रहे हो? एक्चुअली इंटरव्यू मेरा काफ़ी इंटरेक्टिव हुआ, मुझे नहीं पता औरों का कैसा रहता है, लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन मेरे काम को लेके हुए, जो आदिवासी इलाके में हमने काम किया। मुझे पूछा गया आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो बहुत सीनियर आईएएस थे, उनका बहुत ज़्यादा अनुभव होगा मुझसे, लेकिन जो उनकी एक क्यूरियोसिटी सी थी कि बच्चा ने क्या कर रखा है, वो बड़ा अच्छा था। वो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो इट वाज मोर लाइक अ डिस्कशन रादर देन इंटरव्यू, तो वो काफ़ी अच्छा था। ओके, सो सर क्या बता सकते हो कि आपकी क्या गलतियां रही हैं जो आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं हुआ है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। गलतियाँ, मैं एक्चुअली मेरा सेल्फ स्टडी रहा है। तो पहले अटैम्प्ट में क्या हुआ कि मैं टोटली एकदम सीधा साधा उठा और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो फिर भी मैं, क्योंकि पूरा सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की है, तो मैं जब भी पढ़ता था तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैं मेंस जब देने लगा तो पहले अटैम्प्ट में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार किया था, लेकिन ऐसे मैं अच्छे से तैयार नहीं कर पाया। मुझे लगा मैं ब्लॉग राइटिंग करता हूँ, अपना ब्लॉग में पहले से लिखता था, तो मुझे लगता है ब्लॉग राइटिंग करता हूँ तो ऐसे राइटिंग भी कर ही लूँगा। और जब मैं ऐसे लिखने रियल एग्जामिनेशन में बैठा तो मैं टोटली ब्लैंक हो गया था। मतलब ऐसे कि मैंने तैयारी ही नहीं की थी। तो मैं ऐसे में सिर्फ मेरे 74-75 मार्क्स आए, और मेन्स मेरा 10-11 नंबर से रह गया। तो पहली बार मैं उसमें मार खा गया। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे में बहुत मेहनत की, ऐसे में 74 से 133 144 लेके आया। अगली बार पता नहीं क्या हुआ, इथिक्स का पेपर मेरा बहुत गड़बड़ा गया, तो इथिक्स के पेपर मेरे 78 मार्क्स हो गए। पिछली बार 100 इथिक्स में थे। तो वो सब्जेक्टिविटी हमेशा रहती है यूपीएससी मेंस में। इस बार सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब जैसे मैं लगातार ऑप्शनल में हमेशा 270 280 लेके आ रहा था एग्रीकल्चर में, इस बार वो 220 हो गए, तो 7 नंबर से रह गया। अच्छा सर, आपने एग्रीकल्चर का बताया, तो एग्रीकल्चर का कितना अच्छा स्कोप है यूपीएससी में अगर देखें तो? सर एग्रीकल्चर ऑप्शनल, इस बार अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है, स्पेशली अगर कोई प्लांट साइंस या लाइफ साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रहता है। और अगर आप मेजर जो सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें आप सक्सेस रेशियो देखें तो
एग्रीकल्चर का वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेशियो 16% 19% तक सक्सेस रेशियो मेंस में, तो काफ़ी अच्छा रेशियो मैं से कहूँगा। और अच्छी बात ये रहती है क्योंकि जब से IFS ये फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्री इसमें जुड़ गया है, तो एग्रीकल्चर एनवायरमेंट साइंस के काफ़ी क्वेश्चन प्री में भी आते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर से लेते हैं तो वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है प्री में भी। ओके, तो सर आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था लास्ट ईयर ही अभी दिया आपने इंटरव्यू, तो सर क्योंकि अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है उसको, तो स्ट्रेटजी क्या फॉलो की, और अगर शायद आपके पास एक और अटैम्प्ट होता तो मे भी आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाते एज IAS ऑफिसर। तो सर स्ट्रेटजी बताइए आप। देवेन, इसमें क्या है कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पहले जॉब छोड़ी 1 साल के लिए, फिर मैं वापस से जॉब करने लग गया था। तो मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ही मैंने तैयारी की यूपीएससी के साथ कैसे मेंटेन किया आपने? हाँ, तो मेरा क्या था कि जो मैं आपसे कह रहा था ना कि बहुत डेडिकेशन इसमें चाहिए होता है, क्योंकि 10 से 6 की अगर आप जॉब कर रहे हैं, फिर मेरा एनजीओ सेक्टर की जॉब में ऐसा रहता है कि किसानों को अगर 7 बजे मीटिंग करनी है तो आपको 7 बजे जाना है, आपको किसानों के हिसाब से जाना होता है, आपके हिसाब से किसान नहीं आते। तो सुबह 7 बजे भी हम मीटिंग पे आते थे, रात के 9 बजे भी हम मीटिंग में रहते थे। तो उसमें क्या रहता है कि ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं रहता ऑफिस टाइम टाइप का, तो उसमें बस ये रहता है कि जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप पढ़िए। तो जैसे आप बाइक में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लेक्चर आपने कान पे लगा के, अनअकैडमी के काफ़ी अच्छे लेक्चर अवेलेबल हैं, तो उनको कान पे लगा के आप सुन लीजिए, तो उससे रिवीजन हो जाता है। शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, ऑफिस में टाइम मिलता है कभी तो न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ लीजिए। तो जो भी माइन्यूट टाइम भी अगर आपको मिल रहा है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, उसको आपको प्रॉपर यूज़ करना है। आप ऐसे में सोचिए कि अच्छा मेरा पढ़ाई का टाइम 5 से 8 ही रहता है, 12 से 2 ही है, 6 से 8 ही, तो मैं वही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं जब भी आपको टाइम मिला। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा डेडिकेशन। सर आप क्या टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने? मैं मॉर्निंग टाइम जो मेरा 5:30 से मैं पढ़ता था जॉब के साथ, तो मॉर्निंग में मेरा रहता था कि मैं रिवीजन पर फोकस करता था और मॉक टेस्ट में रेगुलर देता था, चाहे वो प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो। मैं लगातार मॉक टेस्ट देता ही रहता था। तो हर बार प्री से पहले मैं अराउंड 50-60 मॉक टेस्ट दे दिया करता था। मेंस के लिए मैं हमेशा कम से कम 20-25 टेस्ट लिखा करता था। तो वो मेरा एक रेगुलर शेड्यूल रहता था। उसके बीच में जो टाइम मिलता था उसमें अपना पढ़ते रहिए। तो सिर्फ मैं हमेशा बोलता हूँ, यूपीएससी अभी एज एन एकेडमिक कोच भी मैं जॉब करता हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पढ़ाना इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन। पढ़ना सबसे आसान काम है। पढ़ने के बाद उसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं आप प्रीलिम में, या आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं मेंस में, या उसको आर्टिकुलेट करते हैं इंटरव्यू में, वो सबसे डिफिकल्ट काम है। तो पढ़ना ही आसान काम। ओके, सो सर आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी की है, तो आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे, तो ग्रुप डिस्कशन आपने किया कभी? सही बताऊं तो मेरा ऐसा कोई क्लोज ग्रुप कभी बना ही नहीं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नॉर्मली आप कोचिंग में जाते हैं तो आप 10 लोगों से मिलते हैं तो आपका ग्रुप बनता है। मेरा ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन ही करता था। कभी जब मेंस ये जो ऑनलाइन फोरम होते हैं इसमें आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ अननोन लोग आपके फ्रेंड बन जाते हैं, तो वही थे, ज़्यादा मेरा ऐसा कोई क्लोज ग्रुप था नहीं, तो सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन ही था। ओके, तो सर मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जिनके कि प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होते हैं बहुत सारे अटैम्प्ट के बाद। सो सर आपने जितने भी अटैम्प्ट दिए हैं आपके हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो सर प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी रहती है कि हम कम टाइम में उसको कैसे कवर कर सकते हैं कुछ? राइट, प्रीलिम्स का देखिए हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी अप्रोच रहती है। मेरी जो अप्रोच थी प्रीलिम को लेके वो बहुत सिंपल सी रहती थी। उसमें स्टैटिक बुक बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए आप, लेकिन उसके भरोसे मत बैठिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत स्मार्ट है। तो आप स्टैटिक बुक अच्छे से कवर कीजिए, उसके साथ अपना करंट अफेयर को बहुत सॉलिड तैयार कर लीजिए। प्लस सिर्फ इतना करके नहीं होगा, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देके आपके वो कहते हैं ना, नेट प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप रियल मैच में अच्छा खेलेंगे। तो मैं 50-60 मॉक टेस्ट देता ही देता था, और मॉक टेस्ट देके सिर्फ इतने से खुश नहीं होता था कि 80 नंबर आ गए, 100 नंबर आ गए, 120 नंबर आ गए। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए कि अच्छा मैंने ये सही किया तो कैसे किया, ये गलत किया तो कहाँ पर गलत हुआ। उससे बहुत सारे फैक्ट आप निकाल के रिविज़न कर सकते हैं। तो 4 स्टेप प्रोसेस है। स्टैटिक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअली करिए, करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर कीजिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, और जो कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करते रहिए। तो अगर इतना आप करते हैं मुझे लगता है 99% मॉक क्लियर हो ही जाता है। ओके, सो सर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल पे, या फिर मेनली मेरे चैनल पे फ्रेशर स्टूडेंट्स ही हैं, तो सर उनको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में आने के पहले, या अब प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट भी कर दी है तो वो किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे लेकर चलें यूपीएससी? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि गाइडेंस कई बार नहीं मिलता है जब बच्चे फ्रेशर होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपना सेलेक्टेड रीडिंग मटेरियल रखना पड़ेगा। रीडिंग मटेरियल अगर आपका सेलेक्टेड है, आपको पता है कि मेरे को गिनी चुनी किताबें पढ़नी है, उसी को पढ़िए। मार्केट में नया नया कंटेंट आता है तो उतनी बार डाइवर्सिफाई मत होइए। आपने सेलेक्टेड किताबें रखी हैं उसको बार बार पढ़ते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यह है खुद पर भरोसा रखिए।
मतलब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ एज एन एकेडमिक कोच भी, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो एक मॉक टेस्ट में 110 नंबर आ गए तो बहुत खुश हो जाते हैं, अगले में 70 आए तो 4 दिन फिर लो हो जाते हैं। तो इतनी जल्दी अप एंड लो मत होइए। एज ए ब्यूरोक्रेट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप स्टेबल रहेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में, तो स्टेबिलिटी अपने कैरेक्टर में लेके आइए कि ठीक है यार, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, घर पे भी क्राइसिस होगा, ये भी होगा, लेकिन एक कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई अपनी प्रोसेस पर फोकस कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा एक है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जो है आज के दिन में वो पुराना नोट मेकिंग नहीं चलता कि कॉपी में नोट्स बनाइए फिर रिवीजन करेंगे। तो ऑनलाइन नोट्स का सहारा लीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, इतना भी अपने प्रिपरेशन में करते हैं तो एवर नोट है, वन नोट है, उनके नोट्स कीजिए और कहीं पे भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये कुछ बातें हैं। सो सर, आपके फाइनली क्या कहते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब सारे अटैम्प्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो सर अब आप क्या कर रहे हो? अब भी आप क्या कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन करोगे गवर्नमेंट के लिए, या अब क्या कर रहे हो आप? अभी एक्चुअली मैं एज एन एकेडमी कोच अन अकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और उसमें अन अकेडमी कोच में एक प्रोग्राम है, अन अकेडमी कोच एक प्रोग्राम है आइकॉनिक प्रोग्राम करके। तो अन अकेडमी आइकॉनिक प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड कोच मिलता है। वो डेडिकेटेड कोच जो है, एज अ कोच मैं भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सपोज आप एक नए स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, तो आपको एकदम बेसिक से कि कैसे पढ़ना है, आपका शेड्यूल कैसे मेंटेन करना है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो होता है एज अ कोच, वो स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो काफ़ी इनोवेटिव प्रोग्राम है और कई बार मुझे फील होता है कि जो सपोर्ट मुझे नहीं मिला था, मुझे बाहर ढूंढना पड़ा था, वो अभी स्टूडेंट्स को अपने घर बैठे बैठे, अगर आप अन अकेडमी को ज्वाइन करते हैं आइकॉनिक प्रोग्राम को, आपको घर बैठे बैठे कोच का एक बेनिफिट मिलता है। वो उस प्रोग्राम में भी जुड़ा हुआ हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट जॉब। ओके, सो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर मुझे दिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी जो भी क्वारीज होती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद।